हेलो फ्रेंड, दिस इज मुकेश फ्रॉम अन अकेडमी। आप लोगों का स्वागत है लक्ष्मीकांत की जो हमारी एक सीरीज चल रही है समरी की, इंडियन पॉलिटी। क्लियर। इसमें हम सारे चैप्टर वाइज कर रहे हैं। हमने 2 वीडियो ऑलरेडी बना रखे हैं। आज ये तीसरा जो वीडियो है ये हमारे संविधान के कुछ सैलिएंट फीचर के बारे में क्या करेगा, आपको बताएगा। सारे सैलिएंट फीचर मैं आपको डिटेल में डिस्कस करूंगा। आपको बस क्लास में कंसंट्रेशन क्या करना है, हाई करना है और नोट्स बनाने हैं। आपके लक्ष्मीकांत जो है इस सीरीज से क्या हो जाएगी, पूरी फिनिश हो जाएगी। देखते हैं, चलिए क्या है। अगर मैं सैलिएंट फीचर की बात करूं तो सबसे इंपॉर्टेंट जो फीचर है वो है ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। रिजिडिटी मतलब कठोरता, फ्लेक्सिबिलिटी मतलब लचीलापन। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे संविधान में क्या है, हमें कठोरपन और लचीलापन जो है इन दोनों का क्या मिलता है, मिक्सचर मिलता है। कैसे? अगर हम इस रिजिडिटी की बात करें, कठोरता की, तो इसको हम ऐसे पता लगा सकते हैं कि हमारे संविधान में काफ़ी चीज़ें हैं जिनको अमेंडमेंट हम करेंगे तो हमें क्या चाहिए, एक स्पेशल मेजॉरिटी की जरूरत पड़ती है। उसे सामान्य लॉ की तरह हम ट्रीट नहीं कर सकते। और उसी हाथ पे बहुत सारे ऐसे कानून हैं या बहुत सारी ऐसी प्रक्रिया हैं जिनको क्या किया जाता है, सिंपल जो है पार्लियामेंट सिंपल मेजॉरिटी से क्या कर सकती है, उस पर कानून बना सकती है। तो हमारे पास दोनों चीज है। कभी कभी हमें स्पेशल प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है संविधान को अमेंडमेंट करने के लिए, और कभी कभी कुछ लॉ और प्रोविजन को हम क्या करते हैं, सिंपल ऑर्डिनरी लॉ की तरह कर देते हैं, अमेंड कर देते हैं। तो ऑर्डिनरी लॉ की तरह जो हो रहा है वो क्या चीज है, फ्लेक्सिबल चीज है, ठीक है ना। और जो स्पेशल वाला हो रहा है वो क्या है, रिजिड चीज है। क्योंकि आगे चल के जब मैं बताऊंगा कि कुछ भी चीज में जब स्पेशल प्रोसीजर आता है तो वहां की जो प्रोसेस थोड़ी क्या हो जाती है, टफ हो जाती है। क्लियर। इसको हम आगे पढ़ेंगे जब मेजॉरिटी आपको पढ़ाऊंगा। यहां तक समझ में आया। दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है, फेडरल कैरेक्टरिस्टिक। सबसे ज्यादा हाईली इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। यहां पे आपको समझना पड़ेगा कि हमारे भारत के संविधान में कुछ क्या कहते हैं, थिंग्स जो है वो क्या करती हैं, फेडरल कैरेक्टर की बात करती है, अर्थात संघीय कैरेक्टर की बात करती है। जो राज्य की तरफ ज्यादा झुकाव होता है उनको बोलते हैं फेडरल कैरेक्टर। और इसी का उल्टा कर दें तो क्या होगा, यूनिटरी कैरेक्टर। यूनिटरी कैरेक्टर का मतलब जिनका झुकाव केंद्र की तरफ ज्यादा हो, ठीक है। तो अगर हम कुछ विषय की बात करें, जैसे कि हमारा फेडरल कैरेक्टर मतलब जो राज्य की तरफ झुकाव हो, और राज्य के झुकाव में कौन कौन सी है, 2 गवर्नमेंट। जैसे कि हम देखें, एक होती है सेंट्रल गवर्नमेंट और एक होती है स्टेट लेवल पे गवर्नमेंट। अर्थात स्टेट लेवल की गवर्नमेंट हमें कैसे पता चल रही है, जब हमारे पास 2 गवर्नमेंट का प्रावधान है। अर्थात जो 2 गवर्नमेंट वाला प्रावधान है ये क्या बता रहा है, फेडरल कैरेक्टरिस्टिक बता रहा है, ठीक है, ऐसे समझना है। दूसरा क्या है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। अब मैं कह रहा हूं कि हमारा भारत का संविधान रिटन है, तो अगर कोई भी संविधान रिटन है तो उसमें यह भी लिखा हुआ है कि भैया राज्य के कौन कौन से क्या है, अधिकार प्राप्त है। और मान लो केंद्र सरकार क्या है, राज्य के अधिकार क्षेत्रों पे काम करती है, या राज्य के अधिकार क्षेत्रों को केंद्र सरकार अपनी तरफ खींचने का प्रयत्न करती है, तो क्या होगा भैया, जितने भी स्टेट हैं, राज्य हैं, वो ये रिटन कॉन्स्टिट्यूशन दिखा देंगे कि भैया हम संविधान में साफ साफ लिखा हुआ है कि ये मैटर क्या है, हमारा सब्जेक्ट है। समझ में आ गया। अर्थात रिटर्न चीज किसके फेवर में जाएगी, फेडरल कैरेक्टर में जाएगी। क्लियर। अब आ जाओ सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है कि संविधान क्या है, जो है क्या है, सुप्रीम है। वो संविधान जो है केंद्र सरकार के लिए भी है, वो संविधान राज्य सरकार के लिए भी है। तो सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसकी बात कर रही है, फेडरल कैरेक्टर की। देखो सिंपल सी चीज है, जहां पे आपको लगे कि उसमें राज्य की तरफ भी झुकाव दे रखा है तो वो क्या होगा, फेडरल कैरेक्टर होगा। अभी यूनिटरी कैरेक्टर दिखाऊंगा तब आपको उल्टा करके देखना पड़ेगा। सिंपल सा क्वेश्चन आता है कि इन 4 में से कौन सा फेडरल कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन दे देंगे, इंटीग्रेटेड जुडिशरी दे देंगे, इंडिपेंडेंट जुडिशरी दे देंगे, बाई कैमरल सिस्टम दे देंगे, और फिर इसमें से क्या करेंगे, कूट बनाएंगे। तो अच्छे अच्छे लोग इसको क्वेश्चन को नहीं कर पाते। समझ में आया। तो जैसे मैं बता रहा हूं वैसे ही समझो इस चीज को। अब है इंडिपेंडेंट जुडिशरी। अब भैया इंडिपेंडेंट जुडिशरी क्यों है भैया, फेडरल कैरेक्टर। सुनो, आपको पता है कि भैया हर एक स्टेट गवर्नमेंट में, हर एक राज्य में क्या होता है, हाई कोर्ट होता है। उत्तर प्रदेश में क्या है, इलाहाबाद है, ठीक है। फिर एक देश का जो है सुप्रीम कोर्ट होता है। अब जो है हाई कोर्ट क्या करता है, वो क्या करता है, उसका क्षेत्र क्या होता है, राज्य वाला, ठीक है।
और राज्य वाले के अलावा हाई कोर्ट जो है सेंट्रल लॉ को भी चैलेंज कर सकता है, नहीं कर सकता। और ये हाई कोर्ट कहां पे बैठा हुआ है? स्टेट में। तो इसका झुकाव किधर की तरफ है? स्टेट की तरफ। तो ये कौन सा हुआ भैया? फेडरल करेक्टर हुआ। ठीक है। बाई कैमरल सिस्टम, बाई कैमरल सिस्टम का मतलब क्या होता है? देखो, बाई कैमरल सिस्टम का मतलब होता है लोकसभा और राज्यसभा का प्रावधान। और जो ये राज्यसभा क्या होती है? ये स्टेट का रिप्रेजेंटेशन ही तो होती है भैया। राज्यसभा क्या करती है? जितने भी हमारे प्रदेश हैं उनको रिप्रेजेंट करती है। तो भैया स्टेट का रिप्रेजेंटेशन कौन कर रहा है? राज्यसभा कर रही है। तो ये राज्यसभा का झुकाव कहां पे है? स्टेट वाले में ज्यादा झुकाव है। तो ये भी क्या होगा? फेडरल करेक्टर होगा। अगला है डिवीजन ऑफ द पावर। डिवीजन ऑफ द पावर कैसी है? कुछ सेंट्रल में है, कुछ स्टेट में है। तो भैया स्टेट वाली चीज आ गई, तो ये क्या है आपका? फेडरल करेक्टर। तो आपको देखना पड़ेगा या तो उसका स्टेट की तरफ झुकाव होगा या स्टेट वाला करेक्टर आएगा, तो वो क्या कहलाएंगे? फेडरल करेक्टर कहलाएंगे। ठीक है। अब फेडरल के बाद अब हम देखते हैं यूनिटरी करेक्टर। अब आपको कंपैरिजन करोगे तो और अच्छा समझ में आएगा। जैसे कि अब आपको पेपर में लिखा हुआ आ रहा है ये स्ट्रॉन्ग सेंट्रल कौन सा करेक्टर होगा? तो ऑब्वियस बात है केंद्र सरकार को क्या कर रहा है? ये स्ट्रॉन्ग बना रहा है। तो भैया केंद्र सरकार को स्ट्रॉन्ग बना रहा है, तो मतलब कौन सा करेक्टर है? यूनिटरी करेक्टर है। सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, एक ही संविधान। मान लेते हैं अगर अलग अलग प्रदेशों का अलग अलग संविधान होता, यूपी का अलग संविधान होता, बिहार का अलग होता, तो क्या होता? इनका करेक्टर भी क्या हो जाता? मोर इंपॉर्टेंट हो जाता, तब ये फेडरल करेक्टर चले जाता। लेकिन भारत में ऐसा प्रावधान है नहीं। भारत में क्या है? एक ही क्या है आपकी? सिंगल सिटीजनशिप है। मैं अभी सिंगल सिटीजनशिप को समझा रहा हूं। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन वाला जो है मिसमैच हो गया है। तो सिंगल सिटीजनशिप का मतलब क्या है कि भैया भारत में एक ही नागरिकता है। सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है? भारत में एक ही संविधान है। किसी भी प्रदेश का अलग से संविधान नहीं है, किसी भी प्रदेश की अलग से नागरिकता नहीं है। तो दोनों को एक तरीके से समझो तो इसका मतलब क्या है? ये दोनों कैरेक्टर क्या है आपके? यूनिटरी या सेंट्रल की तरफ इनका ज्यादा झुकाव है। समझ में आ गया। तीसरा है फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है कि पार्लियामेंट चाहे तो कुछ कानूनों को वो खुद से पास कर सकती है। समझ में आया। अगर हम देखें कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट कौन करता है? पार्लियामेंट करती है। उसमें स्टेट गवर्नमेंट की कोई भूमिका होती है? नहीं होती है। ठीक है। तो फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसमें गया? अगेन यूनिटरी करेक्टर में गया। अब आ जाओ इंटीग्रेटेड जुडिशरी। इंटीग्रेटेड जुडिशरी मतलब हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट से भी ऊपर कौन है? सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट किसको कर रहा है? यूनिटरी करेक्टर करता है। कि अगर हाई कोर्ट में भी अगर कोई केस अगर हार जा रहा है तो वो कहां पे जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। मतलब अल्टीमेट बॉस कौन है? सुप्रीम कोर्ट है। ठीक है। तो ये यूनिटरी करेक्टर। स्टेट गवर्नर, राज्यपाल क्या होते हैं? राज्यपाल को केंद्र सरकार क्या करती है? अपना एज ए एजेंट भेजती है। तो राज्यपाल जो होते हैं केंद्र सरकार के लिए काम कर रहे होते हैं। तो राज्यपाल का झुकाव किधर की तरफ है? केंद्र की तरफ जो है। तो राज्यपाल भी किस में आएगा आपका? यूनिटरी करेक्टर में आएगा। इमरजेंसी प्रोविजन, जब इमरजेंसी आती है तो केंद्र सरकार के हाथ में सारी शक्ति आ जाती है। तो केंद्र सरकार के हाथ में सारी शक्ति आती है तो मतलब कौन सा झुकाव है इसका? केंद्र की तरफ। तो ये कौन सा प्रोविजन होगा? यूनिटरी करेक्टर होगा। ऑल इंडिया सर्विस, ऑल इंडिया सर्विस मतलब यूपीएससी के थ्रू जो सर्विस आती है। अब वो करते तो स्टेट गवर्नमेंट में काम है, लेकिन है क्या वो? सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा रिक्रूट किए हुए। तो वो क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट के नुमाइंदेज है। आईएएस, आईपीएस, आपके जिलाधिकारी। ठीक है ना। तो मतलब ये भी क्या है आपका? यूनिटरी करेक्टर है। क्लियर। अब एक बार जो है, एक बार निगाहों से फेडरल करेक्टर को देखो और एक बार क्या करो? यूनिटरी करेक्टर को देखो, आपको समझ में आएगा। ज्यादातर बच्चे देखो कहां गलती करते हैं। स्ट्रॉन्ग सेंटर, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, सिंगल सिटीजनशिप, ये हर कोई बच्चा कर लेता है। गलती होती है फ्लेक्सिबल में और इंटीग्रेटेड में। समझ में आया। इनको वो भूल जाते हैं कि यूनिटरी करेक्टर होगी फेडरल, क्योंकि इनका एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाते हैं। तो जैसा एक्सप्लेनेशन मैंने करवाया उसी एक्सप्लेनेशन से करना। और फेडरल में बच्चों का सबसे ज्यादा गलत होता है आपका इंडिपेंडेंट जुडिशरी वाला और सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाला। सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को वो किस में कर देते हैं? यूनिटरी में ना। सुपरमेसी का मतलब है कि संविधान क्या है? क्या है? सुप्रीम है। उसके लिए कोई केंद्र सरकार नहीं, कोई राज्य सरकार नहीं। समझ में आया। ऐसे करके समझना है। यहां तक क्लियर हो गया। अब नहीं भी समझ में आया तो क्या करोगे आप? लास्ट में याद करोगे, लेकिन मैंने समझाने की पूरी कोशिश करी है जिससे कि आपको क्या हो कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो। और ये क्वेश्चन जब जब आता है तो अच्छे अच्छे बच्चे नहीं कर पाते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब है अगला सैलिएंट फीचर
हमारे संविधान का कि हमने क्या ले रखी है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ले रखी है। कौन सी ले रखी है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ले रखी है। और ये हमने किससे ली है, ब्रिटेन से ली है। किससे ली है, ब्रिटेन से ली है। और लेकिन जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है वो सोवरेन बॉडी है, जबकि भारत की पार्लियामेंट सोवरेन बॉडी नहीं कहलाई जाती। क्यों, क्योंकि अगर पार्लियामेंट कोई भी कानून बना रही है और अगर वो सुप्रीम कोर्ट को लग रहा है कि ये फंडामेंटल राइट का वायलेशन कर रहा है, तो उसको क्या कर देती है, नल एंड वॉइड कर देती है, मतलब उसे खत्म कर देती है। तो अर्थात पार्लियामेंट के ऊपर भी कौन बैठा है, सुप्रीम कोर्ट। तो पार्लियामेंट के जितने भी कानून है वो क्या है, सोवरेन नहीं है। इस परिप्रेक्ष्य में आप समझोगे कि पार्लियामेंट क्या है, एक सोवरेन बॉडी नहीं है। क्लियर। दूसरी चीज, भारत में इलेक्टेड हेड होता है। इलेक्टेड हेड का मतलब होता है हमारे राष्ट्रपति साहब, प्रेसिडेंट साहब। प्रेसिडेंट साहब का चुनाव होता है, भले ही इनडायरेक्ट मेथड से होता है, होता तो है चुनाव। क्लियर। तो हमारे में प्रेसिडेंट क्या है, इलेक्टेड हेड है। और जहां पे इलेक्टेड हेड होता है तो उसका एक और टर्म होती है रिपब्लिक। इंडिया क्या है, रिपब्लिक कंट्री है। रिपब्लिक कंट्री का मतलब क्या हुआ कि इसका इलेक्टेड हेड होता है। यहां तक क्लियर। आई एम ड्रिंकिंग सम वाटर, तब तक आप देखो ये क्लियर है कि नहीं है। अब है सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी एंड जुडिशियल सुपरमेसी। यहां पे क्या है, सिंथेसिस है कि पार्लियामेंट सोवरेनिटी और जुडिशरी की क्या है आपकी यहां पे सुपरमेसी है। इस तरह का कॉन्सेप्ट रहता है। क्लियर। आगे देखो, अगला साइलेंट फीचर है हमारा कि यहां पे इंटीग्रेटेड और इंडिपेंडेंट जुडिशरी है। अब कमेंट बॉक्स में बताओ, इंडिपेंडेंट जो है ये यूनिटरी नेचर है कि फेडरल नेचर है, और इंटीग्रेटेड कौन सा नेचर है, कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। सुप्रीम कोर्ट जो है उसको हम फेडरल कोर्ट बोलते हैं, हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील बोलते हैं। ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट ही क्या है, फंडामेंटल राइट का गारंटर भी है, और सुप्रीम कोर्ट जो है कॉन्स्टिट्यूशन का क्या है, गार्जियन भी है। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, स्टार लगा दो, बच्चे इसमें गलती कर देते हैं। इसमें बच्चे प्रेसिडेंट लिख के आ जाते हैं, मुझे समझ में नहीं आता प्रेसिडेंट आप लोग क्यों लिखते हो। भैया फंडामेंटल राइट का गारंटर या हमारे संविधान का क्या कहते हैं, आपका गार्जियन कौन है, एकमात्र इंसान, उसका नाम है सुप्रीम कोर्ट। क्लियर। भारत जो है सेकुलर स्टेट है। सेकुलर स्टेट का मतलब कि भैया भारत ने कोई रिलीजन को अपहोल्ड नहीं करा है। हमारे लिए सारे रिलीजन क्या है, समान है, और हम सारे रिलीजन को क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं। और सारे रिलीजन को प्रमोट करने का फिनोमेना कहलाता है पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ सेकुलरिज्म। अगर और डिटेल में आपसे पूछ ले कि भारत ने किस तरह का सेकुलरिज्म लिया है, तो आप क्या बोलोगे, पॉजिटिव सेकुलरिज्म। ठीक है। देखो यहां पे लिखा हुआ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्बॉयड द पॉजिटिव कॉन्सेप्ट ऑफ द सेकुलरिज्म, जिसका मतलब होता है गिवन इक्वल रेस्पेक्ट टू द ऑल द रिलीजन। ठीक है। और प्रोटेक्टिंग ऑल द रिलीजन इक्वली। कल को ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ सकता है भैया आपके, जैसे कि पॉजिटिव कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म का मतलब क्या होता है। 4 ऑप्शन दे रखे होंगे, तो आप कौन सा ऑप्शन लगाओगे, जहां पे लिखा हो इक्वल रेस्पेक्ट टू द ऑल रिलीजन या प्रोटेक्टिंग ऑल रिलीजन इक्वली। इन शब्दों को याद करो, लक्ष्मीकांत से सीधे क्वेश्चन बनते हैं ऐसे के ऐसे। अभी सबको पता हुआ है सेक्युलरिज्म, लेकिन जब वो 4 ऑप्शन ऐसी मिलते जुलते बना देगा ना, तो आपने ये निकाल नहीं पाओगे कौन सा रेस्पेक्ट वाला था। समझ में आया। आगे बढ़ो। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी का मतलब होता है बच्चों कि भारत में अगर किसी की जो सिटीजन ऑफ इंडिया है, अगर उसकी उम्र 18 साल से ऊपर है, तो वो सभी लोग वोट दे सकते हैं विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। ऐसा नहीं कि कोई सेक्स के आधार पे या प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पे या रेस के आधार पे या एथनिसिटी के आधार पे आपको कोई वोट देने से रोक दे। ठीक है। मिनिमम एज का क्राइटेरिया होना चाहिए, उसके बाद सारे इंसान जो है क्या दे सकते हैं, वोट दे सकते हैं विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। इसको बोलते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। समझ में आ गया। आगे बढ़ो। सिंगल सिटीजनशिप। भारत में सिंगल सिटीजनशिप का ही क्या है, प्रावधान है। अगर हम इसको बात बोले नागरिकता, अगर आपसे पूछे आपकी नागरिकता क्या है, हम बोलते हैं भारतीय। कहीं ऐसा तो नहीं बोलते कि हमारी नागरिकता उत्तर प्रदेश है या हमारी नागरिकता बिहार है, हमारी नागरिकता जो है झारखंड है, नहीं बोलते ना। तो भारत में ऐसा नहीं है। लेकिन यूएसए में मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा रखा है प्लस की क्लास में कि यूएसए में क्या है, आपकी प्रोविंसेस है,
50 क्या है प्रोविंसेस है और उनका अलग अलग क्या है सिटीजनशिप है। तो वहां पे नागरिकों के बाद दो सिटीजनशिप होती हैं, एक तो क्या अपने प्रांत की सिटीजनशिप और एक होती है यूएसए की सिटीजनशिप। तो इस चीज को याद रखोगे सब बच्चों, क्लियर। आगे बढ़ो। इंडिपेंडेंट बॉडी जिनको बोलते हैं बुलवार्क ऑफ द डेमोक्रेटिक सिस्टम। बुलवार्क का मतलब क्या हुआ कि एक ऐसी दीवार है जो क्या कर रही है हमारी डेमोक्रेसी को सुरक्षित रख रही है। समझ में आया? इट इज ए टाइप ऑफ वॉल विच प्रोटेक्ट आवर डेमोक्रेसी। ये हमारी डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट कर रही है। कौन कौन सी बॉडी इंडिपेंडेंट होती हैं या कौन कौन सी बॉडी बुलवार्क ऑफ डेमोक्रेटिक सिस्टम कहलाती हैं? ये चार कहलाती हैं। एक तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराता है, कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल जिसको हम पब्लिक मनी का क्या बोलते हैं, एक तरीके से पब्लिक पर्स का क्या कहते हैं देखभाल करने वाला बोलते हैं, यूपीएससी जो आपकी सेंट्रल लेवल की जॉब, ठीक है, आईएएस आईपीएस सब इसी से बनते हैं, और जितने भी स्टेट है उनकी पब्लिक सर्विस कमीशन जैसे हमारी उत्तर प्रदेश पीसीएस। तो ये चार चीजें होती हैं जिनका बहुत जरूरी है ट्रांसपेरेंट वे में काम करना। दीज आर द बुलवार्क ऑफ द डेमोक्रेसी, और इनमें से कोई भी करप्ट हो गया तो डेमोक्रेसी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो इस वाले को जरूर याद रखना कि काश सारे आयोग जो है पूरी ईमानदारी से काम करने लग जाएं। अगर ये ईमानदारी से काम नहीं कर रहे हैं तो क्या है, डेमोक्रेसी को बहुत बड़ा खतरा है। क्लियर है? यहां तक समझ में आ गया आप लोगों को? आगे बढ़ो। भारतीय संविधान की अनुसूचियां, अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। भारत के संविधान में आपको अनुसूचियां याद करनी पड़ती हैं। ठीक है, पहली अनुसूची, दूसरी, तीसरी, चौथी ऐसे करके, और इनमें से भी क्वेश्चन आता है। पहली अनुसूची जो होती है वो बताती है नेम ऑफ द स्टेट। बड़ा स्टेट है, बड़ा एस है, तो बड़ा एस का मतलब कंट्री की बात हो रही है, छोटा एस होता है तो राज्य की बात होती है। ठीक है, तो नेम ऑफ द स्टेट एंड देयर टेरिटरी ज्यूरिडिक्शन। भारत और भारत का जो टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन है वो शेड्यूल 1 में है। नेम ऑफ द यूनियन टेरिटरी एंड देयर एक्सटेंट, और यूनियन टेरिटरी और उनके एक्सटेंट किस में रहेंगे, शेड्यूल नंबर 1 में रहेंगे। क्लियर है? शेड्यूल नंबर 2 क्या होती है? शेड्यूल नंबर 2 कहती है कि कोई 9 लोग हैं। कितने लोग हैं? 9 पीपुल। उनको क्या तनख्वाह मिलेगी, क्या उनके अलाउंसेस होंगे, कौन कौन सी उनको प्रिविलेजेस मिलेंगी, ये किस में होता है, सेकंड शेड्यूल में होता है। और ये 9 लोग कौन होते हैं इनको याद करो, क्योंकि पिछली बार यानी कि 2017 के प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन आ गया था कि निम्न में से कौन से को शेड्यूल नंबर 2 के अंदर जो है कंसीडर नहीं किया जाता है। तो बहुत दिक्कत हो गई थी, तो याद करो इसको। सबसे पहले याद करने का तरीका देखो, एक बार सेंट्रल गवर्नमेंट में जाओ, एक बार स्टेट गवर्नमेंट में जाओ, और सबके ऊपर वाले अधिकारी ले लो। पहले मैं चलता हूं कहां पे, सेंट्रल में। सबसे पहले प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बाद आपके हो गए कौन, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर ऑफ कौन से आपके, ऐसा करो आप इसको पहले सीधे ऐसे याद करो। सबसे पहले हो गया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, फिर उसके बाद हो गए गवर्नर्स सारे स्टेट वाले, फिर उसके बाद स्पीकर और डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा। ऐसे क्या होंगे, चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन ऑफ क्या होंगे, राज्यसभा के होंगे। क्लियर? फिर इसी पैटर्न को क्या करो, 4 लोग ये हो गए, अब स्टेट में लेके आ जाओ, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर ऑफ स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली। अब किसी स्टेट में क्या है, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल भी होती है, तो वहां के चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन आ जाएंगे। और फिर उसके बाद लास्ट के 3 कौन होंगे, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जजेस ऑफ हाई कोर्ट और कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल। समझ में आ गया? देखो हमने क्या करा, इनमें 9 लोग कौन कौन थे। सबसे पहले थे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, जिनकी तनख्वाह, एनरोलमेंट और प्रिविलेज के बारे में सेकंड शेड्यूल बताता है, उसमें कौन कौन 9 लोग हैं। पहला है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, दूसरा है गवर्नर्स, ठीक है, तीसरा क्या है, अब आ जाओ सीधे लोकसभा और राज्यसभा में। लोकसभा में आओगे तो इसके स्पीकर होंगे और इसके डिप्टी स्पीकर होंगे। क्लियर? अब आ जाओ राज्यसभा में। ऐसी राज्यसभा में क्या हुआ, चेयरमैन होता है वहां पे और डिप्टी चेयरमैन होता है, से यस और नो। फिर इसके बाद ऐसी स्टेट में आ जाओ। स्टेट में क्या होता है, आपका स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली हो सकती है, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल हो सकती है। अगर असेंबली है तो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर, और अगर काउंसिल है तो क्या, चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6। तो ये 6 तो ऐसे याद करो।
और बाकी के 3 कौन होंगे? सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज और कंट्रोलर एंड अकाउंट जनरल CAG कैग। याद हो गए 9? पहले सेंट्रल में चले, फिर स्टेट में चले और फिर 3 को याद करना। इन तीनों को अलग याद करने का मकसद यह है क्योंकि जब शेड्यूल नंबर 3 आएगी तो ओथ की बात होगी, और ओथ में क्या होगा, फिर से 9 लोग याद करने पड़ेंगे। लेकिन ये 3 लोग कौन कौन? जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जज ऑफ हाई कोर्ट और कैग जो है ये कॉमन रहेगा, बाकी लोग क्या हो जाएंगे, बदल भी जाएंगे। समझ में आ गया? तो ये 3 क्या होंगे, वहां पे भी कॉमन रहेंगे। वहां का मतलब क्या? अनुसूची नंबर 3 में। अनुसूची नंबर 3 कहलाती है कि भैया ओथ मतलब शपथ कैसे ली जाएगी, शपथ के बारे में बताती है। इसमें कौन कौन से लोग आते हैं? देखो इसमें सारे चेंज हो गए, लेकिन वो 3 लोग वही रहेंगे। इसमें सबसे पहले आता है यूनियन मिनिस्टर। जितने भी यूनियन मिनिस्टर होंगे वो कैसे शपथ लेंगे? फिर उसके बाद कैंडिडेट फॉर द इलेक्शन ऑफ द पार्लियामेंट, जो कैंडिडेट पार्लियामेंट के लिए चुने जा रहे हैं वो जो शपथ लेते हैं। फिर जो जीत गए, मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। फिर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, कंट्रोलर जनरल, ये तो पिछले वाले में भी कॉमन था। फिर आ जाओ स्टेट में, स्टेट मिनिस्टर। स्टेट मिनिस्टर के बाद कैंडिडेट फॉर द इलेक्शन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, फिर मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, फिर जजेस ऑफ द हाई कोर्ट। 9 जने होते हैं, और इस पे क्वेश्चन आया था 2017 में प्रीलिम्स में। अब आप सोचोगे क्या ड्रामा है? ये ड्रामा नहीं है बच्चों, ये आप लोगों को याद नहीं है, बाकी पूरी दुनिया को याद है। समझ में आया? आप पीछे रह जाओगे अगर ये याद नहीं करोगे। अपने आप को धोखा मत दो, याद करने की क्या करो, कोशिश करो, कुछ ना कुछ ट्रिक बनाओ। ये मत सोचो कि ये टफ चीजें उत्तर प्रदेश नहीं पूछेगा, उत्तर प्रदेश ने पूछ रखा है ये ऑलरेडी, तो इसको कैसे याद करोगे? देखो हमें क्या याद करनी है, ओथ। शेड्यूल नंबर कौन सा है? ये 3 है अनुसूची। पहले आ जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में कैसे करते हैं, फिर स्टेट गवर्नमेंट में कैसे करते हैं, समझते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट सबसे पहले कौन बनता है? केंद्र सरकार में मिनिस्टर बनता है, नहीं बनता? तो सबसे पहले लिख लो भैया मिनिस्टर की शपथ। भैया मिनिस्टर जब बनेगा तो मतलब मिनिस्टर क्या होगा? MP होगा, क्योंकि केंद्र सरकार का मतलब क्या है? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में MP होता है, MLA होता है स्टेट में। तो यहां पे MP की बात करें तो जो MP बनने जा रहा है वो शपथ, वो कैसे शपथ लेगा? जब अपना आप नॉमिनेशन फाइल करते हो तो एक शपथ पत्र देते हो, उसकी बात हो रही है। तो लिख दो कैंडिडेट जो क्या बनने जा रहा है, टू गोइंग फॉर MP, या कैंडिडेट जो पार्लियामेंट का सदस्य बनने वाला है, 2। फिर उसके बाद सारे कैंडिडेट तो बनेंगे नहीं, जीतेगा तो उनमें से कोई एक, ऐसी हर जगह से एक एक जीतेगा। अब जो जीत गया है, जो पार्लियामेंट में आ गया है, जो प्रॉपर MP बन गया है, तब वो शपथ लेगा। से यस और नो? कितने हो गए? 1 2 3। अब ऐसी 3 स्टेट में लगा लो। स्टेट का मिनिस्टर हो गया शपथ लेने वाला, ठीक है। अब स्टेट मिनिस्टर बनता है कौन? MLA। तो एक तो हो गया MLA, जब बनेगा वो शपथ लेगा। और फिर MLA का इलेक्शन लड़ते समय जो नॉमिनेशन होगा, कैंडिडेट जो क्या बनने जा रहा है? MLA बनने जा रहा है। 3 ये हो गए, 3 ये हो गए, 6। 3 हमेशा कॉमन रहते हैं, कौन से? सुप्रीम कोर्ट का जज, हाई कोर्ट का जज और कैग। हो गए 9, खत्म कहानी। तो भैया इसको याद करो, इसमें इवन कैंडिडेट तक क्या होता है, उसकी शपथ का प्रावधान होता है, बनने से पहले और बन गया तब। क्लियर है सभी को? शेड्यूल नंबर 4 हाजिर हो। शेड्यूल नंबर 4 अनुसूची जो है वो हमें बताती है राज्यसभा की सीटें कितनी होंगी। बहुत बार क्वेश्चन पूछाता है, एलोकेशन ऑफ द सीट ऑफ द राज्यसभा कौन बताता है? 4था नंबर का शेड्यूल बताता है, ठीक है। अब आ जाओ भैया 5वें शेड्यूल में। 5वीं अनुसूची कहती है कि जो आपके शेड्यूल्ड एरिया हैं और आपके शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, उनको मैनेज कैसे किया जाएगा, उनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे किया जाएगा। किसका? शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का, ठीक है ना। शेड्यूल एरिया और शेड्यूल ट्राइब का। अब आ जाओ भैया 6ठे शेड्यूल में। 6ठा शेड्यूल कहता है कि जो ट्राइबल एरिया है उनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे किया जाएगा। और इसका मैंने आपको क्या कोड बताया? कोडवर्ड बताया ATM। आप ATM में जाते हो पैसा निकालने, M का स्क्वायर कर दो बस। तो A से क्या हुआ आपका? आसाम। इस बार प्रीलिम्स में यही आया था, 2019 का प्रीलिम्स, जिसमें से आप बहुत सारे बच्चे क्या हो गए? गलत करके आ गए थे, ठीक है। तो याद रखना आसाम। T से क्या आया? त्रिपुरा। M स्क्वायर है मतलब 2 M है, पहला M है मेघालय और दूसरा M क्या है आपका? मिजोरम। खत्म कहानी।
तो इन 4 जगहों पे जो ट्राइबल एरिया है उनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होगा, ये कौन सा शेड्यूल बताता है? शेड्यूल नंबर 6 बताता है। क्लियर? पहला क्या बता रहा था? यूनियन टेरिटरी और देश के नाम के बारे में। दूसरा क्या बता रहा था? किसके बारे में? तनख्वाह के बारे में, इमोल्यूमेंट्स के बारे में, प्रिविलेजेस के बारे में। तीसरा क्या बता रहा था? शपथ के बारे में। चौथी शेड्यूल क्या बता रही थी? राज्यसभा की सीटों के बारे में। पांचवा शेड्यूल क्या बता रहा था? कि शेड्यूल्ड एरिया और ट्राइबल एरिया का क्या होगा? शेड्यूल ट्राइब का कैसे एडमिनिस्ट्रेशन होगा। छठा क्या बता रहा है? कि ATM स्क्वायर, आसाम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, इन एरिया में कैसे एडमिनिस्ट्रेशन होगा, ये कौन सा बता रहा है? छठा शेड्यूल बता रहा है, छठी अनुसूची बता रही है। सातवीं अनुसूची क्या बताती है? सातवीं अनुसूची बताती है कि भैया कि जो 3 लिस्ट होती हैं, एक होती है आपकी सेंट्रल वाली, ठीक है, तो इसको बोलते हैं यूनियन लिस्ट, एक होती है स्टेट लिस्ट, और एक होती है आपकी कौन सी लिस्ट? कंकरेंट लिस्ट। ठीक है, केंद्रीय और राज्य वाली सूची और समवर्ती सूची, ऐसे ही बोलते हैं हिंदी में। तो ये तीनों सूचियों का प्रावधान किसमें? शेड्यूल नंबर 7 में। आप इसको याद नहीं करोगे कि पहले 100 सब्जेक्ट थे, अब कितने सब्जेक्ट थे, लेकिन खाली एक बार पिक्टोग्राफिक मेमोरी में देख लो, क्वेश्चन इसमें से नहीं बने। क्वेश्चन खाली ये बनेगा कि राज्य सूची, केंद्र सूची, समवर्ती सूची, इनका प्रावधान किस शेड्यूल में? शेड्यूल नंबर 7 में। ठीक है, अब आ जाओ शेड्यूल नंबर 8। शेड्यूल नंबर 8 बताता है कि कौन कौन सी लैंग्वेज, कौन कौन सी भाषाएं जो है हमारे संविधान ने रिकॉग्नाइज कर रखी हैं। क्लियर? क्लियर? और प्लस में मैंने ऑलरेडी आपको वो भाषा बता रखी है, और ये भी बताया है कि सबसे लास्ट में कौन सी भाषाएं जोड़ी गई थी, उस पे वो क्वेश्चन बनाते हैं। उसका जो कोड वर्ड है वो क्या है आपका? BDMS। जैसे MBBS होता है, आयुर्वेदिक वाले क्या करते हैं? BDSMS करते हैं ना, तो वही BDMS है। आप उसको फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में लिखना, मैंने ऑलरेडी आपको प्लस में बता रखा है कि BDMS से कौन कौन सी लैंग्वेज बनती हैं। क्लियर? आगे देखो, पहले इसमें 14 लैंग्वेज थी, आज कितनी हो गई है? 22 लैंग्वेज हो गई है। तो ये भी याद रखना, 22 क्वेश्चन पूछते हैं। शेड्यूल नंबर 9, 9वीं शेड्यूल जो है हमें लैंड रिफॉर्म और अबॉलिशन ऑफ जमींदारी के बारे में बताती है। किसके बारे में बताती है? लैंड रिफॉर्म और अबॉलिशन ऑफ जमींदारी के बारे में बताती है। शेड्यूल 9 जो थी, ये एक नया प्रावधान लेके आई थी। जो पहला अमेंडमेंट था 1951 वाला, उसमें यह बोला गया था कि जितने भी क्या है लॉ हैं, अगर वो बनाए जाएं और वो फंडामेंटल राइट के खिलाफ भी हो, तो उनको आप नल एंड वॉइड नहीं कर सकते हो। ऐसा कुछ कानून बनाया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको मना कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि भैया 24 अप्रैल 1973 के बाद जितने भी कानून बने हैं उनका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, उससे पहले का हम नहीं करेंगे। ये डिटेल में क्या होता है, फंडामेंटल राइट आएंगे तो मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो मेरे ख्याल से अभी इतनी चीजें आप ना ही पढ़ो, इसको रहने दो। ठीक है, अभी खाली इतना पढ़ो कि शेड्यूल 9 क्या था? लैंड रिफॉर्म और अबॉलिशन ऑफ जमींदारी के बारे में था, और ये शेड्यूल ऐड हुआ था पहले अमेंडमेंट से। ये 3 चीज याद कर लोगे। ये वाली चीज क्या है मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा, किसमें? फंडामेंटल राइट्स में। कितने शेड्यूल हो गए? 9 शेड्यूल। 10वां शेड्यूल बहुत छोटा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट। ये 10वां शेड्यूल बताता है ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन। ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन का मतलब क्या है? जैसे कि मान लो आपने किसी एक पार्टी से इलेक्शन लड़ा और आप पहुंच गए पार्लियामेंट में या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में। अब वहां पे क्या करा? आपने अपनी पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ली, या आपने अपने पार्टी के जो है अनुशासन को क्या किया? भंग करा, आपको रिजेक्ट कर दिया गया, आपकी क्या है मेंबरशिप छीन ली गई। तो वो सब चीजें डिफेक्शन के अंदर आती हैं। समझ में आया? और आजकल डिफेक्शन बहुत चल रहा है, हर प्रदेश में क्या हो रही है, सरकारें ऐसी बदल रही हैं, तो डिफेक्शन पे क्वेश्चन आ सकता है। तो डिफेक्शन को डील करता है हमारा 10वां शेड्यूल। कौन सा? 10वीं अनुसूची। और ये जो है ऐड हुआ था 52वें अमेंडमेंट पे। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, जिसको बोलते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ, 1985 में हुआ था। तो मैंने 3-4 गोले बनाए, सब याद रखने। 10वां शेड्यूल, एंटी डिफेक्शन, 52वां अमेंडमेंट, ठीक है, और 1985 याद हो जाएगा। क्लियर? आगे बढ़ो। अब आओ भैया 11th और 12th। 11वां शेड्यूल कहता है पंचायत राज इंस्टीट्यूशन के बारे में, और वो कहता है पंचायत राज इंस्टीट्यूशन में 29 सब्जेक्ट होंगे। कितने? 29 सब्जेक्ट होंगे। और ऐसी जो 12वां शेड्यूल है वो कहता है
म्युनिसिपैलिटी के बारे में, और इसमें कितने सब्जेक्ट होंगे? 18 सब्जेक्ट होंगे। अब ये 29 और 18 सब्जेक्ट क्या होते हैं? अर्थात जो हमारी क्या कहते हैं, जैसे पंचायत है, तो पंचायत के क्षेत्र में क्या क्या आएगा? ठीक है, पानी आएगा, स्वास्थ्य आएगा, चुंगी आएगा कि नहीं आएगा, इस तरीके से 29 सब्जेक्ट है। फिशरी आएगा, एग्रीकल्चर आएगा कि नहीं आएगा, इस तरीके से। ठीक है, तो ये सब मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा रखे हैं कि कितने सब्जेक्ट कितने होते हैं, तो याद रखना। और उसके बाद एक चीज और याद रखो कि जो 73वां अमेंडमेंट था 1992 वाला, उससे पंचायत आई थी, और 74th में अमेंडमेंट वाले से म्युनिसिपैलिटी आई थी। क्लियर? 11वां और 12वां शेड्यूल हो गया। तो आज मैंने आपको शेड्यूल सब याद करवा दिए। क्लियर? अब जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप हर चीज पढ़ना चाहते हो मेरे से, तो आप प्लस में भी आने की कोशिश करा करो, क्योंकि जितना फायदा आपको यहां पे हो रहा है उससे 10-20 गुना ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि हमारे 1-to-1 क्लास होती है, नोट्स मिलते हैं, आप अपने डाउट पूछ सकते हो। ठीक है, डिटेल में क्लास हो सकती है, वो जो यहां पे नहीं हो सकती। अब मैं बताऊं आपको, अगर 2020 की तैयारी करनी है तो आपको क्या चाहिए? भैया आपको ये चाहिए 3 स्टेप। कोई मेरी प्रीलिम्स की तैयारी करा दे, कोई मेरी मेंस की तैयारी करा दे, कोई मेरी इंटरव्यू की करा दे, और तीनों चीजों में आपको करा रहा हूं। तो आप अनअकैडमी प्लस को 100% ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको मेरे पढ़ाने की स्टाइल समझ में आती है, आप मोटिवेट हो जाते हो, आपको लगता है कि नहीं यार इस बार बन जाएंगे, तो भैया आपका बहुत बड़ा स्वागत है। इसमें सारे कोर्स मैंने आपके लिए लगा रखे हैं, जिससे क्या होगा, आपका सब कुछ जो है एक बार में मैं आपको समझा दूं। इसमें देखो, अगर आपको प्रीलिम्स का 2020 जो अभी एग्जाम का क्या है, नोटिफिकेशन आ चुका है, अगर आपको उसकी तैयारी करनी है तो पूरा कोर्स मैंने लगा रखा है, जिसमें सारी चीजें मैंने पढ़ाई हैं A to Z। इकोनॉमिक्स भी, ज्योग्राफी भी, पॉलिटी भी, साइंस एंड टेक भी, इन्वायरमेंट भी। क्लियर? ये सारी चीजें पढ़ाई हैं मैंने आपको, तो आप इस बैच से फायदा ले सकते हो। अब रही मेंस की बात, अगर आप मेंस की भी प्रिपरेशन अभी से करना चाहते हो, मैं बच्चों को अभी से कराता हूं, हमेशा एडवांस करता हूं, क्योंकि अभी भी आपको क्या करना चाहिए, मेंस की प्रिपरेशन करनी चाहिए। या 2019 वाले बच्चे जिनको मेंस उनका एक्सटेंड हो गया, वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, वो इन क्लासों से फायदा लें। समझ में आया? तो जीएस मेंस का पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, चारों चीज मैं ही करा रहा हूं। ठीक है, इनफैक्ट हमने काफी चीजें खत्म भी कर दी है। पेपर 2 खत्म कर दिया, पेपर 3 खत्म कर दिया, अब हम पेपर 1 करा रहे हैं। और जो खत्म हो गया वो कहीं गया नहीं है, वो सब आप रिकॉर्डेड वर्जन में देख सकते हो। समझ में आया? अब उसके अलावा अगर ऑप्शनल आपका सोशियोलॉजी है, तो इसकी पूरी कंप्लीट क्लास करा रहा हूं। और सोशियोलॉजी ऑप्शन की अगर आंसर राइटिंग भी चाहते हो, तो उसका भी बैच चल रहा है। इस समय ये 4 बैच जो है करंटली रन कर रहे हैं। आप इनको मेरी प्रोफाइल में जाके भी देख सकते हो। ठीक है, आप मेरी प्रोफाइल में जाना, वहां पे ऑन गोइंग करंट जो है कोर्सेस हैं, उसमें सी ऑल करना, आपको ये सारे कोर्सेस दिख जाएंगे। क्लियर? और आप जो है इन सारे कोर्सों को देख सकते हो। अगर आपको प्लस में एडमिशन लेना है तो आपको रेफरल कोड क्या यूज करना पड़ेगा? MKSLIVE, MKS लाइव रेफरल कोड यूज करो। यहां पे लिखा भी है बड़ा बड़ा MKS लाइव रेफरल कोड। मैं कह रहा हूं आप 12 महीने के लिए जुड़ जाओ। कितने महीने के लिए? 12 महीने के लिए। 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन ले लो, एक बार में पूरी पैकेज में तैयारी कर लोगे आप। 12 महीने के सब्सक्रिप्शन में देखो, पूरा प्रीलिम्स पढ़ोगे, पूरा मेंस पेपर 1, 2, 3, 4 पढ़ोगे, सोशियोलॉजी ऑप्शनल है तो वो पढ़ोगे, सोशियोलॉजी की आंसर राइटिंग करोगे, प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज करोगे, मेंस की टेस्ट सीरीज करोगे। इससे ज्यादा और क्या चाहिए भैया? और कुछ अलग से चीज करनी पड़ती? नहीं करनी पड़ती। इसके बाद इंटरव्यू की क्लासें भी लोगे। इन सब की कॉस्ट मिला के देख लो, 6300 रुपये कुछ भी नहीं है। ऊपर से क्वालिटी मटेरियल मिल रहा है। आप मेरे नोट्स की कहीं पे भी क्रॉस चेक कर सकते हो, या मेरी अभी 9 बजे स्पेशल क्लास होगी, उसमें आके देख सकते हो कि किस लेवल का पढ़ाया जाता है। हर रात को 9 बजे मेरी स्पेशल क्लास होती है, फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। उसकी एक क्लास में आपको क्या हो जाएगा, पूरा परसेप्शन चेंज हो जाएगा कि भैया जल्दी से प्लस ज्वाइन करना चाहिए। क्लियर? तो आप लोगों का स्वागत है। बस ये चीज याद रखना कि आपको मेरी क्लासों से जुड़ना है तो क्या रेफरल कोड करना है? MKS लाइव। जब ये रेफरल कोड अप्लाई कर दोगे, नीचे लिखा आ जाएगा योर रेफरल कोड हैज अप्लाइड सक्सेसफुली, और 10% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। उसके बाद ही आपको फीस पेमेंट करनी है। क्लियर? तो ये रहा भैया मेरे कोर्स, आप आ सकते हो। और थैंक्स फॉर लिसनिंग। और ये आपकी अनअकैडमी आपका ही परिवार है, आपका स्वागत है। आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। रेफरल कोड अगेन MKS लाइव यहां पे लिखा हुआ है। क्लियर? तो थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियो में। और इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड सर्किल में। ठीक है, कमेंट भी किया करो, जिससे कि ये सीरीज क्या रहे, कंटिन्यू रहे। क्लियर? तो मिलते हैं कल के वीडियो में। थैंक यू, हैव ए गुड डे, गॉड ब्लेस यू।